टन टन, जिसका आपको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। सो डियर एस्पिरेंट्स, नोटिफिकेशन ऑफ एमपीपीएससी आ चुका है जिसका आपको था इंतज़ार। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में अगर हम देखें तो 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं सो ये एग्ज़ाम दो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए होगी। पहला आपका है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड देन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को हम लोग राज्य सेवा परीक्षा भी बोलते हैं हिंदी में, और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस को हम राज्य वन सेवा भी बोलते हैं। यहाँ पर राज्य वन सेवा या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस या फिर एसएफएस के टोटल 63 वैकेंसीज आए हैं, और आपके स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एसएसई के 283 पोस्ट आए हैं। और ये टोटल पोस्ट है, इसमें जनरल रिजर्व्ड सभी कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, और ये पोस्ट बढ़ सकते हैं, बट फ़िलहाल अगर जो नोटिफिकेशन को देखा जाए तो इतने ही पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब देखिए ये जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं आपके स्टेट सर्विस एग्ज़ामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, इन दोनों में ही आपको 3 डिफरेंट स्टेजेस में आपको अपीयर होना पड़ेगा: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, जिसमें अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये प्रीलिम्स दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ओके, बट मेंस एंड इंटरव्यू दोनों एग्जाम्स के लिए डिफरेंट होगा, बट प्रीलिम्स यहाँ पर क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो ये जो प्रीलिम्स है ये आपका 3 स्टेज में से पहला स्टेज है, और ये होगा 24 ऑफ अप्रैल को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। अब देखिए ये जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है, इसके जो फॉर्म है, ठीक है, इन दोनों के जो फॉर्म होंगे वो कॉमन होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन होंगे, जो कि आपके 10 जनवरी को 10 जनवरी को आपके फॉर्म आफ्टरनून में 12 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन फिलिंग, एंड ये आपको लास्ट डेट रहेगा 9th of February को रात को 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि ये जो आपको फॉर्म भरने हैं ये सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से ही भर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन, सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन फॉर्म, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर दोनों के लिए ही आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फॉर्म आपका कॉमन रहेगा। ओके, मतलब इन दोनों के कोई अलग फॉर्म नहीं आए हैं, बट आपको ऑप्शन रहेगा वहाँ पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे कि आप यहाँ पर किस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं। या तो आप एक एग्ज़ाम को दे सकते हैं या तो आप दोनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको एज बताऊंगा। एक है आपका वर्दीधारी और एक है गैर वर्दीधारी, है ना। तो पोस्ट अगर वर्दीधारी के लिए आप पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 21 से 33। ओके, और गैर वर्दीधारी पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आपकी एज होना चाहिए 21 से 40। ओके, और ये जो डेट है, जिस डेट को ये काउंट होगी एज, वो है 1 जनवरी 2022। मतलब 1 जनवरी 2022 को
आपकी एज 21 ईयर हो जाना चाहिए, पहली चीज़। और सपोज आप वर्दीधारी के लिए भर रहे हैं तो 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 33 नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्दीधारी के लिए भर रहे हैं तो 33 नहीं होना चाहिए। और अगर आप गैर वर्दीधारी के लिए भर रहे हैं तो 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 40 ईयर्स नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं एज लिमिट बता रहा हूँ, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एज है ये तो सभी के लिए वैलिड होगा। और अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में है या आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कोई रियायत मिल रही है क्या आपके एज में। ओके, बट ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। इतना तो मिनिमम आपका 21 और 33 और 21 टू 40 गैर वर्दीधारियों के लिए, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये अनरिजर्व्ड के लिए है। अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप चेक करिए आपके नोटिफिकेशन में। ओके, तो ये जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है ये सिर्फ अप्लाई कौन कर सकता है इसके लिए? जो कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो MPPSC ने नोटिफिकेशन निकाला है 22 दिसंबर को, और इसमें MPPSC आपका क्या लेगा, 24 अप्रैल को प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगा। और ये जो प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको एलिजिबल करवाता है फॉरेस्ट सर्विस में भी और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हो या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, दोनों का प्रीलिम्स पेपर क्या होगा आपका? सेम, ठीक है। प्रीलिम्स पेपर में क्या होगा, दो पेपर आएंगे आपके, एक आएगा जनरल स्टडीज़ का और एक आएगा जनरल एप्टीट्यूड का। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर को हम कहेंगे पेपर 1 और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर को हम बोलेंगे पेपर 2। ओके, तो देखिए स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस। ओके, तो जब आपका स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मान लो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई और आपने स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जब आपकी सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स के बाद जो सिलेक्शन होगा वो पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ओके, पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पर, मतलब मेरिट लिस्ट वहाँ पर नहीं बनेगी। वहीं पर अगर हम फॉरेस्ट सर्विस को देखें तो फॉरेस्ट सर्विस के समय जब मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब मेंस में जब आपको भेजा जाएगा प्रीलिम्स से किसके लिए, फॉरेस्ट सर्विस के पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, सो दोनों के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, सो लेट्स से आपने स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पेपर 2 में मिनिमम कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे? 40% मार्क्स लाना पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं। ओके, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेंगे। ओके, अगर आपने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में अप्लाई किया है तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स पेपर 1 में भी लाना पड़ेगा और 40% मार्क्स आपको पेपर 2 में भी लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं। बट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो पेपर 1 में आपको 30% और पेपर 2 में भी आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेंगे। ओके,
तो एक बार समराइज करता हूँ मैंने क्या बोला है। तो मैंने बोला है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हो या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए आपको एक ही बार देना है। कब देना है? 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, जब आप ये पेपर देंगे तो इसके बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भरी है, अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया है या दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो रिस्पेक्टिवली जैसे आप अगर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को आपने ऑप्ट किया था फॉर्म भरते समय, तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेक्शन होगा फॉर मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, आपका एसएसई के लिए मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस अलग होगा और फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेंस एंड इंटरव्यू का प्रोसेस अलग से होगा। तो अगर एसएसई के मेंस को आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पेपर 1 के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका पेपर 1 के मार्क्स अकेले आपको सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। मिनिमम पेपर 2 में आपको, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपने आपने ऑप्ट करा है, अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जो आपका मेंस होगा फॉर फॉरेस्ट सर्विस, तो उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा फॉर मेंस। अगर फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्ज़ाम देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नंबर्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा फॉर मेंस, और दोनों में ही पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे? तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 40% और रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 30% लाना पड़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और लेट्स से आपसे कोई गलती हो गई वहाँ पर फॉर्म भरते हुए, तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो करेक्शन की डेट होगी ये 15 जनवरी से शुरू होगी और एंड होगी आपकी 11th ऑफ फरवरी को। ओके, तो करेक्शन का ये डेट आपको याद रखना है, 15 ऑफ जनवरी से 11th ऑफ फरवरी तक। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ध्यान से आप इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि अगर आप एक बार गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मतलब गलती करने के बाद में उसको सही से हो सकता है आपको पता भी ना चले कि आप गलती कर चुके हैं, और हो सकता है कि आपका जब डेट 11th ऑफ फेब हो जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ गलती कर दी है। तो यूजुअली मैं सजेस्ट करूँगा बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जितने भी नेक्स्ट स्टेजेस होंगे एग्ज़ाम के, सपोज़ मेंस है, इंटरव्यू है, तो आपको हर जगह फिर से आपको इन्फॉर्मेशन आपके देना पड़ेंगे। मतलब जितने भी स्टेजेस होंगे या फिर आप सिलेक्ट हो गए हैं तब भी आपको लाइफ टाइम यही इन्फॉर्मेशंस आपके चलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको जितने भी इनपुट्स हैं, डिटेल्स हैं, बहुत सोच के और अच्छे से फॉर्म भरना है। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। अब देखिए, अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस जो है फॉर्म की, ये आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरीज का मतलब SC, ST या फिर आपका PWD, ठीक है। यहाँ पर आपके ये कैटेगरीज हो सकते हैं। अनरिजर्व्ड आप जानते ही हैं, जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है ये रखी गई है 250 रुपीज़। वहीं पर अनरिजर्व्ड के लिए ये फीस है 500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया और आपसे कुछ गलती हो गई है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपके फॉर्म में जो भी गलती हुई है उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये 50 रुपीज़ आपको हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, या कुछ भी और आपकी मिस्टेक हो गई हो, तो आपको 50 रुपीज़ यहाँ पर भरना पड़ेंगे। बट
एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अपनी जो कैटेगरी लिखी है फॉर्म भरते टाइम, मतलब आपने कैटेगरी को रिजर्व्ड रखा है या फिर अनरिजर्व्ड में रखा है, इसकी अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, सपोज आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और आपने अपोजिट यहाँ पर फिल कर दिया है, तो देखते हैं वहाँ पर आपको क्या करेक्शन करते समय क्या होगा। ओके, मान लेते हैं आपने मिस्टेकनली या फिर गलती से फिल कर दिया है रिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, तो आपने अगर जब ये गलती की है तो आपने कितने रुपए भरे होंगे वहाँ पर पेमेंट के टाइम पर। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपने भरे होंगे 250 रुपीज़। ओके, बट अगर आप लेट्स से आप चेंज करते हो, आप एक्चुअली में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, ठीक है, तो एक्चुअल में आप क्या हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जा रहे हो करेक्शन के समय। तो आपने पहले कितने फॉर्म भरे हैं जब आपने गलती की थी, आपने भरे हैं 250 रुपीज़, बट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितने भरना चाहिए थे आपको, 500 रुपीज़। ओके, तो जब आप रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाओगे तो आपको वहाँ पर 250 रुपीज़ और फिल करना पड़ेंगे। ओके, वहीं पर अगर लेट से आपने गलती से भर दिया अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आपने गलती से क्या भर दिया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी भर दिया है। ओके, सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर आपने भरा है तो आपने कितने रुपए भरे होंगे, 500 रुपीज़, और अब आप करेक्ट करते हो और आप जाते हो रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो रिजर्व्ड कैटेगरी में कितने रुपए आपको भरना चाहिए थे, 250, बट इस बार आपको 250 रुपीज़ वापस नहीं होंगे। ओके, तो आप समझ जाइए, अगर रिजर्व से अनरिजर्व जाते हैं तो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेंगे, बट अनरिजर्व्ड आपने पहले गलती से भरा है, मतलब 500 भरे हैं, और अब आप जा रहे हो रिजर्व्ड में करेक्शन करके, तो आपको वहाँ पर 250 रुपीज़ वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आपको आपकी रिजर्व्ड या अनरिजर्व कैटेगरी को भरना है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स की जो डेट डिक्लेयर की गई है वो है 24 ऑफ अप्रैल। ओके, अब जो आपका एडमिट कार्ड होगा जिसमें आपका सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा, ये डेट जो है ये 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम है, मतलब ये आपका 15 अप्रैल 2022, ठीक है, इस तारीख तक आपको ये सेंटर या फिर आपके इंफॉर्मेशन आपको एसएमएस या फिर ईमेल, इसके द्वारा आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप इसकी वेबसाइट जो है वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं आपके एडमिट कार्ड को। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सो पहला एलिजिबिलिटी है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, ओके, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ओके, लास्ट ईयर है आपके ग्रेजुएशन का, और आपका जो फाइनल ईयर है उसकी जो मार्कशीट है लास्ट सेमेस्टर की, अगर वो मार्कशीट आपकी जब आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाता है और आपको मेंस एग्ज़ाम में लेट से आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो मेंस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होने से पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपके सभी सेमेस्टर के मार्कशीट लगाना कंपलसरी है। ओके, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपकी मार्कशीट आ जाती है कब तक, जब आप मेंस में अपीयर होते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक भी अगर आपका सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अगर आपके पास में आ जाती है, भले ही डिग्री आपके पास ना आई हो, तब भी आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं मेंस के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप फाइनल ईयर में है सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए।
अब जो दूसरी एलिजिबिलिटी है वो है आपको रोजगार कार्यालय में। ओके, रोजगार कार्यालय में क्या करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो आपको पंजीयन करवाना है। ठीक है, रोजगार कार्यालय में। ठीक है, और ये जो रोजगार कार्यालय में आपको पंजीयन करवाना है ये कंपलसरी है। अब आते हैं पोस्ट पे, है ना। तो कौन सी पोस्ट कितनी है ये सब आप खुद से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, आपके स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए दो अलग अलग नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का। आप जस्ट गूगल पे टाइप कर दीजिए MPPSC 2021 नोटिफिकेशन। ओके, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मैं आपको खुद से देखने के लिए बोलूँगा, एक तो आपकी पोस्ट और दूसरा आपके पे स्केल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। अब देखिए कुछ और एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट से आप क्या है, शादीशुदा, मतलब मैरिड हैं आप। ठीक है, और आपके दो बच्चों से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आपके दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, तब यहाँ पर अगर आपका एक भी बच्चा, ठीक है, एक भी बच्चा अगर आपका जो कि 26 जनवरी 2001 के बाद अगर पैदा हुआ है, 26 जनवरी 2001 के बाद अगर एक भी बच्चा पैदा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। लेकिन अगर आपका एक बच्चा तो था 26 जनवरी 2001 के पहले, ठीक है, और 26 जनवरी 2001 के बाद में लेट से आपके जुड़वा बच्चे हो गए, दो बच्चे एक साथ हो गए, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि आपने जो दूसरा बच्चा आपका जो हुआ है वो जुड़वा मतलब एक साथ हो गए ना, गलती से हो गए। ठीक है, उसमें आपका कोई बस नहीं था, तो फिर आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना, बशर्ते कि आपकी एज उस रेंज में हो जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंगली हो। अब देखिए, लेट से आपका कोई क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में और वो आपको पता ही है इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और मान लेते हैं उसमें ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश और हिंदी में वो डिफरेंस आ रहा है ना। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसमें अगर हिंदी जो भी दे रखा है, ठीक है, हिंदी में जो भी लिखा है वो आपका उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन को माना जाएगा। मतलब जो हिंदी मीडियम या हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको ही हम कंसीडर करते हुए उस क्वेश्चन को आंसर जो भी आ रहा है वही मानेंगे। तो अगर इंग्लिश और हिंदी में कुछ यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती हो रही है तो आपकी प्रायोरिटी किसको दी गई है, हिंदी को। तो आपको साथ में अगर कभी क्वेश्चन में कोई आपको लगता है तो आप वहाँ पर उसका हिंदी वर्जन पढ़ के भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा लेट से आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें लेट से A B C D, है ना, ये चार ऑप्शंस हैं, और लेट से वहाँ पर एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है, लेट से A और C यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने A और C दोनों को टिक करा होगा तभी आपको उस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। ओके, अगर आपने सिर्फ A को टिक कर दिया तो आपको वहाँ पर नंबर
नहीं मिलेंगे। ओके, वैसे ये एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, बट अगर मान लेते हैं कि बोर्ड की गलती से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपको फिर दोनों ऑप्शन पे करेक्ट अगर आपके हैं, या तीन ऑप्शन है लेट से करेक्ट हैं, तो आपको सभी करेक्ट होने पर ही नंबर मिलेगा। वहीं पर अगर चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, अब क्या होगा ना, एक्चुअली में आप जब एग्ज़ाम दे चुके रहेंगे, पेपर हो जाएगा आपका जब 24 अप्रैल को, उसके बाद आपका ये जो बोर्ड है ये किसी भी एक डेट को वहाँ पर अपनी आंसर की रिलीज़ करेगा। ओके, और अब आप आंसर की चेक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप विद इन 7 डेज़, जब वो उन्होंने रिलीज़ करी है आंसर की, उसके विद इन 7 डेज़ आपको आपकी जो आपत्ति है उसको दर्ज कराना पड़ेगा। ओके, आप मतलब वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि आपको लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर ये होना चाहिए था, कुछ भी आपको जो लगता है, और आपको उसके लिए 100 रुपये देना पड़ेंगे। मतलब गलती बोर्ड की और 100 रुपये आपके। तो अगर आपको चार क्वेश्चनों में आपत्ति है तो आप आपकी जेब से 400 रुपये पे करिए। अब देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, तो वो है इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सागर, सिवनी, सीधी, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, बुरहानपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली, आगरमालवा, निवाड़ी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए टोटल 52 सेंटर्स, 52 सिटीज़ हैं जो कि आपके जहाँ पर सेंटर आएंगे। वहीं पर अगर आउट ऑफ मध्य प्रदेश किसी और प्रदेश के अगर जो बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर मैं सेंटर की बात करूं, तो टोटल यहाँ पर 4 सेंटर उनके लिए अवेलेबल हैं। बाहर के प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको इन चारों में से कोई भी दो विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो 4 सेंटर्स की चॉइस थी, और जिसमें से 2 सेंटर वो भर सकते थे। ओके, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो भी सेंटर उनके एड्रेस के अकॉर्डिंगली उनको मिलेगा। ओके, तो क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, देखते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ओके, तो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है ये। तो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले वर्तमान पता, तो इसका प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किया जाए। जो आपका वर्तमान पता है, इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ में आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, परीक्षा शहर जो रहेगा ये ऑटोमेटिकली निम्नानुसार भरे जाएंगे। तो पहला आवंटन जो आपका चॉइस आ जाएगा वो आएगा वर्तमान पते का जिला। द्वितीय आवंटन वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय। तृतीय आवंटन स्थायी पते का जिला। और चतुर्थ आवंटन स्थायी पते का संभाग मुख्यालय। ओके, मतलब आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है आपका स्थायी पता हो या फिर टेम्परेरी हो। मान लो आप किराए से रह रहे हैं, किराए से आप मान लो भोपाल में रह रहे हैं। ओके, और आपका परमानेंट एड्रेस है लेट से जबलपुर, तो आपका प्रथम आवंटन कहाँ मिलेगा आपको, वर्तमान पता, मतलब भोपाल के एड्रेस पे आपको प्रथम चॉइस आ जाएगी। द्वितीय चॉइस कहाँ आ जाएगी, जहाँ पर वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय है।
ठीक है, मतलब अगर भोपाल का जो भी वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय है वहाँ पर आ जाएगा। तीसरा आवंटन आपको क्या मिल जाएगा, आपके जबलपुर पते का। ठीक है, और चौथी चॉइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो आपकी जबलपुर की स्थायी पते का संभाग मुख्यालय होगा वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि ऐसी कोई एक्सेप्शनल कंडीशन बनती है जहाँ पर आपके इन चारों में से सभी सीट्स जो है सेंटर की वो फिल हो गई हैं। ओके, और जो उन्होंने जितने सेंटर्स उनके जो बोर्ड है उन्होंने जितने सेंटर्स बनाए थे उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है, तब क्या होगा, जो बोर्ड है वो आपको कोई और सेंटर भी दे सकता है इन चारों के अलावा। बट ऐसा जनरली नहीं होता है, आपको इन्हीं के अंदर कोई आपका सेंटर मिल जाएगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपके अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके अगेंस्ट कोई भी वुमेन के अगेंस्ट उसने कोई क्राइम किया हो, ओके, और वो प्रूव हो चुका हो, है ना, प्रूव्ड है वो, ठीक है, तो फिर उसको किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन फाइनली, मतलब वो किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं हो सकता है। बट अगर किसी कैंडिडेट का क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसका मतलब लंबित हो, ओके, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, प्रूव नहीं हुआ है, तो फिर वो रिजल्ट आने तक उसका जो भी पोस्ट पर मतलब सिलेक्शन है वो लंबित रखा जाएगा। ओके, मतलब उसको वेटिंग में डाल देंगे और वहाँ पर जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक उसको वहाँ पर उस पोस्ट पर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो वेटिंग में उसको डाल दिया जाएगा, अगर प्रूव हो गया तो उसको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, बट अगर प्रूव नहीं हुआ तो फिर उसको डेफिनेटली वहाँ पर उस पोस्ट पर पोस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको वो पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम पेमेंट की बात करें, जो आप फॉर्म भरेंगे उसके पेमेंट के लिए, तो आप अगर कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कियोस्क सेंटर पर जाकर ये कैश दे सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और आप इनके एड्रेस को अगर चेक करना चाहते हैं आपके जहाँ पर भी आप हैं वहाँ के लिए, तो आप एड्रेस को देख सकते हैं एमपी ऑनलाइन। तो आप एड्रेस को देख सकते हैं mponline.gov.in पर। ठीक है, तो ये एड्रेस आपको मिल जाएगा अगर आप घर से इसका पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या फिर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फोटोग्राफ जो आपको क्लिक करना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़ोटोग्राफ के लिए आपको लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब, और ये लेटेस्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर देखें हम तो 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। ओके, और ये फ़ोटोग्राफ कैसा है, पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और इस फोटोग्राफ पर आपका नाम होना चाहिए, लिखा होना चाहिए नाम, और आपका जिस तारीख को भी ये फ़ोटो क्लिक किया गया है वो डेट वहाँ पर लिखा होना चाहिए फ़ोटोग्राफ के ऊपर। एंड जब आप फ़ोटो आपका क्लिक हो रहा है तो आपको डायरेक्टली कैमरे में देखना है। ओके, सीधे वहाँ पर आपकी आँखों को, मतलब आपको देखना कहाँ पर है, डायरेक्टली कैमरे के अंदर। और अगर आप लेट से चश्मा पहनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो रिफ्लेक्शन, जैसे फ्लैश का रिफ्लेक्शन ना आए आपके चश्मे में। ठीक है, तो ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है ना, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपकी आंखें क्लियरली दिखना चाहिए फोटोग्राफ में।
ठीक है, तो आप टोपी कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, हैट नहीं लगा सकते हैं, आप डार्क चश्मा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना, जो कि ओपेक हो, ट्रांसपेरेंट चश्मा आप लगा सकते हैं, बट वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिलीजियसली मतलब आपके रिलीजन में कोई ऐसा चीज़ है जैसे टोपी है या कुछ पगड़ी है, लेट से सरदारों में, तो वो आप लगा सकते हैं, बट इस तरह से कि आपका चेहरा वहाँ पर दिखना चाहिए, चेहरा छुपा ना हो। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ है आपका, ये कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, और इसकी जो साइज़ होगी वो 25 किलोबाइट। ठीक है, 25 किलोबाइट से लेकर 200 किलोबाइट तक होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि इतने साइज़ का फोटोग्राफ आपके पास में स्कैन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये स्कैनिंग इस साइज़ में नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके कियोस्क सेंटर पर भी ये स्कैनिंग करवा सकते हैं, और ये निशुल्क है, फ्री है। ठीक है, इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जो भी मार्क्स हैं 10th 12th के, ठीक है, ये सारे जो भी आप मार्क्स डाल रहे हैं, एवरेज मार्क्स डाल रहे हैं, परसेंटेज डाल रहे हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बाद में ये सब चेक होता है। अगर पॉइंट में भी कोई मिस्टेक आता है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाए। जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, वैसे तो आपको सबमिट करने से पहले ही सब कुछ चेक कर लेना है, बट अगर सबमिट आपने कर दिया है तो उसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगा, और उसमें वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिर से लिखी हुई आएंगी, है ना, जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं। और मान लीजिए कि आपने जो पॉपअप विंडो आया है और आपको लगता है वहाँ पर कि कुछ आपसे गलती हुई है, तो आप फिर से उसको कैंसिल करके, मतलब वो जो आया है आपका पॉपअप विंडो, उसको कैंसिल करिए, और फिर से फॉर्म में जाकर फिर से आप उसको करेक्ट करके फिर से फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आपने पॉपअप विंडो में ओके बटन दबा दिया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और ये आवेदन जो है आपका, ये आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और यहाँ पर पेमेंट अभी बाकी रहेगा, है ना, तो अनपेड होगा ये। लेकिन अगर आप इसको सबमिट करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर जाते हैं, आप सबमिट होने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर जाते हैं बटन दबाकर, तो आपका जो पेमेंट की कार्रवाई होगी वो वहाँ से शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, है ना, अगर आप कियोस्क सेंटर पर हैं तो आप वहाँ पर कैश देंगे, और अगर आप घर से भर रहे हैं तो आपका डेबिट क्रेडिट या फिर आपकी इंटरनेट बैंकिंग से आप उसका पेमेंट करेंगे, तो फिर आपको फाइनली लिखा आ जाएगा पेमेंट डन, और ये वहाँ पर भी उनका लिखा आ जाएगा। ठीक है, और जब अब आपका ये पेमेंट डन हो चुका है, तो इसका अब आपको पास में एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, और आप चाहें तो इसका एक पीडीएफ सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो चुका रहेगा। ठीक है, तो जब आपका जो भी आपका एडमिट कार्ड जब आएगा 15 अप्रैल को, तो आप उसको वहाँ ये एनरोलमेंट आईडी डालकर, ठीक है, ये जो भी आप ये आपका आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसको आप एंटर करिए, और 15 अप्रैल को आपका प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का आ जाएगा। तो लास्ट में आपको चेक कर लेना है कि आपका पेमेंट डन वहाँ पर लिखा आ जाए। ठीक है, अब आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आप 50 रुपये, 50 रुपीज़ का अगर आप पेमेंट कर कर चाहते हैं कि आपका जो भी आंसर ओएमआर शीट है वो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्रीलिम्स की ओएमआर आप डाउनलोड कर सकते हैं 50 रुपीज़ पे करके, और ये कब कर सकते हैं, जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में।
और अगर आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए फिर से आपको आवेदन भरना पड़ेगा और उसका अलग शुल्क रहेगा। ठीक है, वो आपको वहाँ पर प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद में सारा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर ये जो 2 नंबर दे रखे हैं भोपाल के, इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त आपका जो सिग्नेचर है वो मैच करना चाहिए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे और उस टाइम आपको जो सिग्नेचर करना है उससे, है ना। तो आपको सिग्नेचर बहुत ध्यान से करना है, मैच सिग्नेचर आपके होंगे जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा प्रीलिम्स का तब। अब देखिए, जो आपका ये स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम है, ठीक है, इसका ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ना, जो कि आपका 24 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। मतलब ये प्रीलिम्स आपको हेल्प कर रही है आपके सेकेंड राउंड में, मतलब मेंस में आपको एंटर करवाने के लिए, है ना। आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, जो फाइनल आपका रिज़ल्ट आएगा, उसमें इसके कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स का रोल सिर्फ आपका सेकेंड राउंड में भेजने तक है। ओके, फाइनल रिज़ल्ट जो होगा आपका, मेरिट जो आएगी, जो आपकी रैंक आएगी, वो आएगी मेंस और इंटरव्यू, इंटरव्यू और मेंस, इन दोनों के बेसिस पर। ओके, अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पर आपको कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, अटैच नहीं करना है। जैसे आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी सर्टिफिकेट या फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, जो आपका अभी 10 जनवरी से आपका 9 फरवरी तक ये डेट के बीच में, तो आपको यहाँ पर ये कोई भी फॉर्म नहीं लगाने, सर्टिफिकेट्स नहीं लगाने। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई आइडेंटिटी कार्ड अपना ले जाना पड़ेगा आपके साथ में। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र हो सकता है, या फिर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो युक्त पासबुक हो सकता है, या फिर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र हो सकता है, या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय पत्र हो सकता है। तो ये आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब देने जाएंगे या फिर आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, सपोज़ मेंस देने, तब आपको ये आपके आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और इसी तरह से जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपको अपना ये आइडेंटिटी कार्ड ले जाना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।